पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि ये कोई कराची के सहाफ़ी हैं जिनको मैं नहीं जानती और ये उससे फेवर में बात करवा रहे हैं, यानी कि शर्जील इनाम मेमन साहब या पीपल्स पार्टी के लोग, उनका ये दावा है। मैं ये मैडम से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सहाफ़ियों को नहीं जानती? वज़ीर इत्तलात की तो जो डेजिग्नेशन होती है, जो पोस्ट होती है, वो सहाफ़ियों से अलग सलेक और मेल जोल के लिए ही होती है। और आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मरकज़ में या फिर किसी सूबे में किसी ऐसे शख्स को वज़ीर इत्तलात लगा दिया जाए या किसी को मुशीर बना दिया जाए कि जो सहाफ़ियों को ना जानता हो। और ख़ास तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये जो तीन बड़े पाकिस्तान के शहर हैं, इनके जो अहम सहाफ़ी हैं उनको तो यकीनी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी के भी जो भी सेक्रेटरी इत्तलात होते हैं या तर्जुमान होते हैं या फिर बाकी लोग होते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा पे सदके वारी हम जाएं उनकी मालूमात पर, अब या तो ये उनकी वाकई नाअहली है कि वो नहीं जानती या फिर वो झूठ बोल रही थी और वाकई उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि शायद यहाँ पर इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और कश्मीर के मामले पर वो जो ढोल बजाने की कोशिश कर रही है नून लीग, वो उनका ढोल फटा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर आज मैं आपसे बात करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलामुअलैकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर अगर बात की जाए या अज़मा बुखारी साहिबा पर बात की जाए या फिर मरियम नवाज़ साहिबा पर बात की जाए तो हैरानगी होती है देख कर के उनकी कारकर्दगी 0/0 है। सिर्फ मीडिया पर नुमाइश है जिससे बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। बहुत सारे लोग, आप समझते हैं ना, कि वो भी ज़्यादा खुश नहीं हैं। अब कश्मीर में ये कह रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो का बयान था कि उन्होंने बयान क्यों दिया, पहला इनका एतराज़ था कि बयान क्यों दिया, दूसरा एतराज़ था कि बयान देकर उस पर वजाहतें क्यों दे रहे हैं। तो मैं जहाँ तक उसको समझ सका हूँ, देखें, मैं सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता हूँ, सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत पर तनकीद करता हूँ, बिलावल भुट्टो पर तनकीद करता हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो कम अज़ कम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मैं साइड ले रहा हूँ या हिमायत ले रहा हूँ। लेकिन जब बात सच और हक़ की आएगी तो फिर बात कहनी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, तो वो नवासे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो का भांजा हूँ, तो इसमें क्या झूठ उन्होंने कहा था? भांजे वो हैं, उनमें खून शामिल है। वो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं तो बेटे हैं, इसमें कौन सी ऐसी अजीब बात की? या वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं, अगर वो उनकी सियासत करते हैं तो इसमें कौन सी अजम्मे की बात है? कौन सी उन्होंने गलत बात की? और उन्होंने ये दिखाया कि भुट्टो ख़ानदान की सियासत हर तरीके से परफेक्ट रही है, हर तरीके से मुज़ाहमती सियासत भी है, मुफ़ाहमती सियासत भी है और अवामी सियासत भी है, और हर किस्म की सियासत भुट्टो फैमिली में आपको नज़र आएगी। उन्होंने फिर उसके बाद अगले जुमले में वजाहत कर दी कि मगर मैं अपनी वालदा यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली सियासत करना चाहता हूँ या करूँगा, तो इसमें क्या बुरी बात है? अगले दिन से पहले का जो बीच का टाइम था, यानी कि एक दिन का, वहाँ पर नून लीग और उनके जो ढोल थे वो इस तरह बजना शुरू हुए, क्योंकि ये एक कौमी सतह का मामला है। देखें, ये सारा के सारा कौमी सतह का मामला है, इस पर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, वरना मैं इतने दिन बाद नहीं करता। ढोल बजना शुरू हुए कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कर दी और फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया इदारों के ख़िलाफ़। तो उन्होंने उसकी वजाहत दी कि इदारों को से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नून लीग को कहा था। एक शख्स जिसने कहा वो कह रहा है कि मैंने इसको कहा, दूसरा जिस अगर इदारों पे कहा होता तो इदारों की तरफ से रद्द-ए-अमल आता। आपने देखा होगा कि जब जब किसी सियासी रहनुमा ने, चाहे फजलुर रहमान साहब ने कहा हो, जमायत इस्लामी के लोगों ने कहा हो, इमरान खान ने कहा हो, जब अगर हमारे इदारों पर तनकीद की है, ISPR से बाकायदा उस पर वजाहतें आई हैं, बयान आए और उस पर ब्रीफिंग में बात की गई है, उस पर ब्रीफिंग दी गई है, तो ये कोई ऐसी अजम्मे की बात नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब इदारों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ अज़मा बुखारी साहिबा को, फिर वो कहती हैं कि ये पैसे देकर लोगों से प्रोग्राम करवाते हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, और इन दिनों उनको शर्जील इनाम मेमन साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतने पसंद आ रहे हैं और हर वक्त उनके ज़ुबान पर नाम रहता है। देखें, हम जो हैं इस पर यकीन नहीं रखते सूबाइयत पे, लेकिन वहाँ पर से ऐसा नज़र आता है
कि वो लोग जानबूझकर सिर्फ इस वजह से टारगेट करते हैं कि कश्मीर पर, क्योंकि पंजाब के करीब है इसलिए पंजाब के लोगों का हक है, सिंध के लोगों का हक नहीं है वहाँ ना सियासत करने का, ना वहाँ के पर जाने का और ना वहाँ पर बात करने का। उनको इसकी तकलीफ़ होती है यहाँ की, चाहे सियासत हो चाहे यहाँ की सहाफ़त हो, उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि ये वहाँ पर उस पे बात क्यों कर रहे हैं। तो जनाब सिंध में तो सारे के सारे आपके लोग भरे पड़े, सिंध का तो आप कश्मीर से लेकर आप गिलगित से लेकर बल्किस्तान से लेकर आप लाहौर से लेकर पिंडी से लेकर कोई ऐसा मुल्क का हिस्सा नहीं है जहाँ के लोग सिंध में ना हो, सिंध के शहर कराची में ना हो या दीगर सिटीज़ में ना हो। ठीक है, वो हमारे भाई और बहनें हैं, हमें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, पाकिस्तान एक है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर के लोग भी यहाँ पर हैं, तो कम से कम ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। फिर ये कहती हैं कि मैं ऐसे सहाफ़ियों को नहीं जानती, तो भाई आपके जानने ना जानने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि वो ईरान की क़यादत को नहीं जानते, तो जानने ना जानने से क्या फ़र्क पड़ा, क्या ईरान की ताकत कम हो गई। ये तो नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि हम पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा को नहीं जानते, किसी आर्मी चीफ को नहीं जानते। फिर जब आर्मी चीफ ने फेंटी लगाई नरेंद्र मोदी की तो उनको अकल आ गई ना, फिर जान पहचान हो गई, फिर पता चल गया कि क्या है पाकिस्तान की फ़ौज। तो आपके जानने पहचानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर सहाफ़ियों पे मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर इस वक्त भी आप अगर निकाल कर देखें ना रेशो, सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पे मुकदमात अगर दर्ज होते हैं तो वो नून लीग की हुकूमत में होते हैं। मीडिया की आज़ादी के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ है तो वो नून लीग इस वक्त ख़िलाफ़ है। नून लीग जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है, नून लीग ने हर अमरीत का साथ दिया है। नून लीग मुशर्रफ वाले दौर को रोती है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ बेहतर आदमी थे, वो मार्शल कभी नहीं लगाते। मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूँ, लेकिन उनको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया था। नून लीग की ये हिस्ट्री है। आपको पता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता रहा हूँ कि वो श्रीलंका के दौरे पर गए थे। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता ना हो, सरकारी दौरा था। जिस तरह अभी फील्ड मार्शल हमारे जाते हैं, कभी ईरान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इस तरह कोई ऑफिशियल दौरा था। एक प्राइवेट प्लेन जो जहाज़ होता, पैसेंजर जहाज़, उसमें जा रहे थे। पीछे से इन्होंने बाज़ार से बेजिस मंगवा के, आपने देखा है कि आर्मी चीफ दूसरे आर्मी चीफ को वो एक जो अलामती स्टिक है वो हवाले करता है और फिर वो उसको सलूट मारता है, वो उसको सलूट मारता है और एक तकरीब होती है पेवरली फ़ौज की आपस में। ये हिस्ट्री बयान करना ज़रूरी है इस वक्त। तो इन्होंने बाज़ार से ये सारी चीज़ें मंगा के उनको जो है वज़ीर आज़म हाउस में बुलवा कर और आर्मी चीफ अनाउंस कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस को कहा कि आप जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार कर लें। कराची एयरपोर्ट पर यहाँ पुलिस आ गई और उसके बाद इनको कहा गया एविएशन वालों को कि आपने तैयारा उतरने नहीं देना है, कहीं और ले जाओ, नवाबशाह ले जाओ, कहीं और ले जाओ, तैयारे में फ्यूल नहीं था। तो आप हैरान होंगे ये बात देख कर के उस टाइम पर 142 अफराद या कितने थे गालिबन, उनको जो है फ्यूल ना होने की वजह से तैयारा क्रैश कर सकता था। फिर उन्होंने रब्ता किया दुबई के टावर से, फिर दुबई वालों ने यहाँ से बात किया और फिर हमारी फ़ौज हरकत में आई और फिर उतरी। उस टाइम तक उन्होंने तैयारे को रेस्क्यू करने के लिए पूरे सिस्टम को टेक ओवर फ़ौज ने कर लिया था। तो फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगी थी। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये प्लान के तहत मार्शल लॉ लगाई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये नून लीग की यह मजमूई तौर पर कारकर्दगी रही है। ये आप अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। कभी ये इनकी एक कनीज़ों की पूरी फ़ौज है मरीम नवाज़ की, एक कनीज़ नंबर 1, कनीज़ नंबर 2, कभी वो जो है वो कौन सी शक्ल वाली हैं, चलें छोड़ो उसको, वो जो नर्स की बेटी थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सीनियर वज़ीर हैं माशाल्लाह से और सबसे बड़े सूबे की सीनियर वज़ीर हैं, छोड़ें उसका ज़िक्र। फिर लोग कहेंगे कि इतने खर्चा करके प्लास्टिक सर्जरी कराई और फिर उनकी आप फिर भी बुराई करते हैं, तो इसीलिए नाम मैं नहीं लेता, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो खैर संजीदा बात यह है कि कश्मीर के इंतखाबात में इन्होंने जिस तरह रिगिंग की है, ये रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की इन्होंने कोशिश की है, ये कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कश्मीर का मसला सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हल तलब मसला है। अभी हमने भारत के हिस्से वाला कश्मीर जो उसने कब्ज़ा किया हुआ है वो भी हमने वापस लेना है, फिर इस कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मुकम्मल आइनी तौर पर बनाना है। अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है।
अभी अगर ये यहाँ पर नूरा कुश्ती करेंगे, अभी ये लड़ाई झगड़े करेंगे, अभी धांधलियाँ करेंगे, अभी लाहौर से फॉर्म 47 लेकर जाएंगे और वहाँ पर भी धांधलियाँ करेंगे इस तरह से, तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा, कश्मीर नहीं चल सकेगा। कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसे हुक्मरान मिल जाएं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। कभी भी ये जो है मुल्क के लिए इन्होंने नहीं सोचा, हमेशा इन्होंने अपने मफादात के लिए लोगों का सौदा किया है और हमारी कौम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। आज कोई नवाज़ शरीफ से पूछ सकता है कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो के पैसे कहाँ हैं? आज कोई नवाज़ शरीफ से पूछ सकता है कि जब एटम बम के धमाके किए थे जो इस्लामी मुल्कों से पैसे आए थे वो कहाँ हैं? आज कोई नवाज़ शरीफ से पूछ सकता है कि आईजीआई जब बनी थी पैसों की तकसीम वो किस तरह हुई थी? क्या बता सकते हैं नवाज़ शरीफ? आज ये नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज़ साहिबा बता सकते हैं कि जो पेट्रोल इनको 120 और 30 रुपए महंगा लगता था, आज इनको 350 और 400 रुपये लीटर सस्ता लगता है। तो क्या ये इनकी गवर्नेंस है? बिजली के रेट इन्होंने 400% तक बढ़ा दिए। क्या ये इनकी गवर्नेंस है? आप टैक्स देखें कितना बढ़ा दिया। लोग तो हुकूमत को गालियां देते हैं। लोड शेडिंग, बिजली के रेट, ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, वफाकी सब्जेक्ट है। गैस सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, वफाकी सब्जेक्ट है। चाहे प्रेशर कम आए, बिल ज़्यादा आए, गैस ना आए, इसी तरह बाकी चीज़ें भी जितनी भी है, महंगाई, पेट्रोल, ये सारा के सारे वफाकी सब्जेक्ट है। इसमें सूबों का किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वफाक में कितने अरसे से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना नहीं करते हैं इत्तेफाक, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपकी आरा का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। आपका कोई मशवरा हो, कोई तजवीज़ हो, ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब तासुब की बात वहाँ से होती है तो फिर हमें बुरा लगता है। हम आइंदा भी पीपल्स पार्टी के कान खींचेंगे, पीपल्स पार्टी की पर तनकीद करेंगे, और जितनी मैंने तनकीद की इतनी शायद किसी ने नहीं की हो। और आइंदा भी हम सवालात करेंगे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन दोस्तों ने हमें अभी भी फॉलो नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमें फॉलो करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।